नमस्कार, क्या बोलती दुनिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। भारत चीन के बीच लद्दाख बॉर्डर पर तनाव जारी है। जहां भारतीय सेना लगातार मोर्चा संभाले हुए है, तो वहीं चीनी सेना क्षेत्र में तनाव बढ़ा रही है। हालांकि भारतीय सेना की ओर से दुनिया के सबसे खतरनाक मिसाइलों का रुख चीन की तरफ किया गया और चीन को सबक सिखाने के लिए भारतीय सेना तैयार बैठी है। लेकिन इन सबके बीच अब एक बार फिर से 6 जून को दोनों देशों के बीच सैन्य स्तर पर वार्ता होने वाली है। एक रिपोर्ट देखिए। चीन की विस्तारवादी नीति ने बॉर्डर पर टेंशन को बढ़ा दिया। लद्दाख के सीमाई क्षेत्र में चीन की सेना अपना दम दिखाने की कोशिश कर रही है। भारतीय सेना भी उसके सामने डट गई। दोनों तरफ से बातचीत जारी है, लेकिन अब तक गतिरोध खत्म नहीं हुआ। अब एक बार फिर से दोनों मुल्कों की सेना बातचीत करने जा रही है। ये मीटिंग 6 जून को प्रस्तावित है। मीटिंग में दोनों सेनाओं के लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी हिस्सा लेंगे। माना जा रहा है ये मीटिंग भारत और चीन के बीच चल रहे विवाद के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। इस मीटिंग को भारत की तरफ से लेह स्थित 14 कॉर्प कमांडर का डेलीगेशन लीड करेगा। ये उच्च स्तरीय मीटिंग सीमा पर संकट खत्म करने के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है। हालांकि इस मामले में रिटायर्ड जनरल रामेश्वर राय ने आशंका जताई कि चीन पूरी तैयारी के साथ आया है, वो पीछे हटने वाला नहीं। ईस्टर्न लद्दाख को लेकर के जो खबरें सुनने में आ रही हैं उसमें बहुत ही अधिक विरोधाभास है। एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं कि दोनों ही पक्ष मिलिट्री और डिप्लोमेटिक लेवल बातचीत को कर रहे हैं और अभी ये भी खबर आई है कि दोनों तरफ की इस बातचीत को और इसका स्तर जो है बढ़ाया जा रहा है। आर्मी की तरफ से ऐसा सुनने में आ रहा है कि अब जो बातचीत है वो मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल लेवल पे होगी, लेकिन उसके साथ साथ ही जहां तक दोनों तरफ की फोर्सेस का उस इलाके में जमाव है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो इससे हमें क्या सोचना चाहिए? जहां तक मेरी सोच है वो ये कहती है कि इन सब बातों के चलते बहुत ज़्यादा सकारात्मक होने की आवश्यकता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में अगर चीन कुछ भी कंसेशन भारत को देता है तो वो सिर्फ एक अंकित मात्र होगा, नोशनल होगा, उसमें कुछ खास उससे उम्मीद नहीं की जा सकती। और फोर्सेस जहां तक आ चुकी हैं उसकी वो तैयारी से आया है और यहाँ पे वो आने वाले समय में मुझे लगता है ऐसा कि वो पीछे हटने वाला नहीं है। उधर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दोरजे अंगचुंग ने भी लद्दाख में मौजूदा हालातों को लेकर चिंता जताई और साथ ही आर पार की लड़ाई के लिए तैयार होने की बात को कह दिया। आजकल लद्दाख में ये चाइना बॉर्डर पे थोड़ा डिस्टर्बेंसेस चल रहे हैं, तो ये चाइना इस कोविड-19 को दौर पे यहाँ पे ये डिस्टर्बेंसेस लाना बहुत ही एक सीरियस इशू है। वैसे तो हम जानते हैं लद्दाखी लोग जब भी देश के साथ एक संकट आए हैं तो लद्दाख के सारे लोग मिल के इंडिया आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिला के पाकिस्तान के साथ हो, चाइना के साथ हम लड़ते हैं। लद्दाख के सारे तैयार है, लेकिन हम चाहते हैं, देश पूरा चाहते हैं कि हमारे पड़ोसी देश के साथ अच्छा रिलेशन हो। अगर वो अच्छे रिलेशन को नहीं समझते हैं तो भारत सरकार आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तैयार है कि जो भी उनको ईंट का जवाब पत्थर से देना भी आते हैं। तो मैं चाहता हूं कि अभी हमारा हाई कमांड हो या इंडिया गवर्नमेंट को हमने इन्फॉर्म किया है कि यहाँ कितना सीरियस इशू चल रहा है, तो इस पे इंडिया गवर्नमेंट बहुत सीरियसली ले रहा है और ये सब जो डिस्टर्बेंसेस है, जो डिस्प्यूट्स है, वो सारा इस बार एक मौका है कि उसको एक बार में क्लियर किया जाए। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के अध्यक्ष लोब्सांग सांघे का कहना है कि तिब्बत समस्या का हल निकालने के बाद ही भारत चीन के बीच सीमा विवाद का हल निकलेगा।
भारत को चाहिए कि वो तिब्बत के बारे में बात करे। हमारा देश को कब्जा किया, हमें बुली किया, हम तो इसलिए एग्जाइल बाहर है कि नहीं? तो जो हमारा एक्सपीरियंस जो है, अब भारत और जितने भी नेबरिंग कंट्रीज सारे संसार में चीन से हो रहा है। हम तो 60 साल से कह रहा है हमारे देश को कब्जा किया, ये अच्छा नहीं हुआ, हमें सपोर्ट करो, हमारे बारे में कुछ बोलो, है कि नहीं? तो लोग कहते रहे कि जो तिब्बत को हुआ वो एक्सेप्शन है, बाकी हम चीन सरकार से वो रिलेशनशिप हो सकता है, हमें भी शांति हो सकता है, हमें बिजनेस डीलिंग करके हमें वो फायदे भी हो सकते हैं, ये कहते रहा। अब सबको महसूस हो रहा है ये तिब्बत सिर्फ नहीं, ये शिनजांग है, हांगकांग है, ताइवान है, वो सारे संसार में कोरोना वायरस के कारण से सबको थोड़ा होशियारी हो रहा है कि अच्छा ये सब हो रहा है, तो तिब्बती लोग जो 60 साल से बोल रहा है वो सच है। चीन को मिलेगा करारा जवाब। दरअसल पूर्वी लद्दाख में यह विवाद मई की शुरुआत से चला रहा है। लद्दाख में एलएसी पर भारत की तरफ से सड़क निर्माण का काम करवाया जा रहा था, जिसका चीन ने विरोध किया। इसके बाद 5 मई को पंगोंग लेक पर दोनों देशों के सैनिक भिड़ गए। इस झड़प में जवान घायल भी हुए थे। इसके बाद चीन ने इलाके में सक्रियता को बढ़ा दिया और सैनिकों की तैनाती के साथ ही तंबू भी लगा दिए। उधर एलएसी पर चीन की इस हरकत का भारतीय सेना भी माकूल जवाब दे रही है। भारतीय सेना भी चीनी सैनिकों के सामने डटी है और तब से ही चीन और भारत के बीच सीमा पर तनाव जारी है। मेजर जनरल रैंक के अधिकारियों के बीच 3 दौर की बातचीत हो चुकी, लेकिन अब तक मामले का हल नहीं निकल पाया। इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्पष्ट कह दिया कि भारत अपने रुख पर कायम है और पीछे नहीं हटेगा। दरअसल जिस हिस्से को लेकर यह विवाद चल रहा है उसे चीन अपना बताता है, जबकि भारत का अपना दावा यही वजह है कि दोनों देशों के सैनिक आमने सामने हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हाल ही में एक इंटरव्यू में इस बात को स्वीकार किया कि चीन के सैनिक काफी संख्या में वहां पर आ गए हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि 6 जून की बात से आखिर क्या नतीजा निकलता है। न्यूज डेस्क स्पेशल रिपोर्ट ANP न्यूज। और इसी बीच जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। तमाम दर्शकों को बता दें, पाकिस्तान ने एक बार फिर से युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। नौशेरा सेक्टर में भारी गोलाबारी शुरू हुई है। आपको बता दें, पाकिस्तान ने भारतीय पोस्टों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है। पाकिस्तान ने नौशेरा के झगन, कुलसियां, कलाल और भवानी इलाकों में भारी गोलाबारी शुरू कर दी है। साथ ही साथ आपको बता दें, छोटे और बड़े हथियारों से भारतीय पोस्टों और रिहायशी इलाकों को पाकिस्तान निशाना बना रहा है। हालांकि भारतीय सेना इसका मुंहतोड़ जवाब भी दे रही है। तो पाकिस्तान ने एक बार फिर से अपनी नापाक हरकत को अंजाम देते हुए एक बार फिर से उल्लंघन किया है। आपको बता दें, नौशेरा सेक्टर में भारी गोलाबारी शुरू हुई है। पाकिस्तान ने नौशेरा के झगन, कलसियां, कलाल और भवानी इलाकों में भारी गोलाबारी शुरू कर दी है। तो एक बार फिर से संघर्ष विराम का उल्लंघन पाकिस्तान द्वारा किया गया। पाकिस्तान ने भारतीय पोस्टों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है। हालांकि भारतीय सेना इसका मुंहतोड़ जवाब भी दे रही है। भारतीय पोस्टों और रिहायशी इलाकों को पाकिस्तान निशाना बना रहा है। पाकिस्तान ने नौशेरा के झगन, कलसियां, कलाल और भवानी इलाकों में भारी गोलाबारी शुरू कर दी है। तो नौशेरा सेक्टर में गोलाबारी शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान ने भारतीय पोस्टों को इस बार निशाना एक बार फिर से बनाया है। तो भारतीय सेना भी इसका मुंहतोड़ जवाब दे रही है।
इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रविंद्र, पाकिस्तान ने एक बार फिर से युद्ध विराम का उल्लंघन किया है, अपनी नापाक हरकत को अंजाम दिया है। तमाम जानकारी चाहेंगे आपसे। जी बिल्कुल, पाकिस्तान ने रजौरी के नौशहरा सेक्टर जो है उसके अलग अलग जगह पर करीब 4 सेक्टर जो है नौशहरा के, वहां पर पाकिस्तान ने भारी गोलाबारी की है, अभी भी कर रहा है। खास करके अगर बात करें झंगड़, कलाल, कलसियां और भवानी, ये इलाके हैं जहां पर पाकिस्तान लगातार छोटे और बड़े हथियारों से भारतीय पोस्टों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर फायरिंग कर रहा है, जिसका भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है। जी बिल्कुल, तो उकसावे की इस कार्रवाई का भारतीय सेना पुरजोर जवाब दे रही है। धन्यवाद रविंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। तो पाकिस्तान ने एक बार फिर से युद्ध विराम का उल्लंघन किया है, हालांकि भारतीय सेना इसका मुंहतोड़ जवाब दे रही है। भारत चीन के बीच मौजूदा हालातों को लेकर दुनिया भर के देशों की नजरें अब दोनों देशों पर टिकी है। जहां एक तरफ चीन बॉर्डर पर सैनिकों की तैनाती को बढ़ा रहा है, तो वहीं भारत पहले से ज्यादा मजबूती के साथ डटा हुआ है। उधर मौजूदा हालातों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फोन पर बातचीत हुई, जिसमें चीन सहित कई मुद्दों पर चर्चा की गई। यह रिपोर्ट देखिए। पिछले कई दिनों से एलएसी पर चीन और भारत के बीच तनाव चरम पर है। दोनों ओर से बॉर्डर पर सैनिक मोर्चा संभाले बैठे हैं। हालात इस तरह के हैं कि कभी भी युद्ध छिड़ सकता है। जहां भारत सड़क निर्माण को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुका है, तो वहीं चीन भी अपनी दादागिरी दिखाने में लगा हुआ है। इस तनातनी के बीच हालांकि भारत सरकार ने सीमा पर सैनिकों की तैनाती और लड़ाकू विमानों की संख्या बढ़ा दी है, तो वहीं चीन भी लगातार सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की फोन पर बात। इधर दोनों देशों में बढ़ते तनाव को लेकर और कई अन्य मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की है। इस बातचीत की जानकारी देते हुए सरकार की ओर से बताया गया है कि करीब 25 मिनट की इस बातचीत में दोनों नेताओं में भारत चीन सीमा पर चल रहे तनाव, अमेरिका में नस्ल भेद विरोधी प्रदर्शन और G7 शिखर सम्मेलन को लेकर चर्चा हुई है। अमेरिका ने की थी मध्यस्थता की बात। दरअसल पिछले 1 महीने से भी ज्यादा समय से चीन और भारत के बीच चले आ रहे तनाव पर अमेरिका सहित पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस मामले में बीते दिनों दोनों देशों में मध्यस्थता की बात कर चुके हैं। उनका कहना था कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है। हालांकि सरकारी सूत्रों ने इसे खारिज किया था। चीन ने भी अमेरिका के इस अनुरोध को ठुकरा दिया था। उसका कहना था कि दोनों पड़ोसी देश इस विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाने में सक्षम हैं। इसके बाद बीते सोमवार को अमेरिका का बयान आया कि वो भारत के खिलाफ चीन के आक्रामक रवैये को लेकर काफी चिंतित है। साथ ही उन्होंने भारत के चीन के प्रति अपनाए गए रवैये से भी दुनिया को आगाह किया था। राष्ट्रपति ने अपने बयान में कहा था कि भारत चीन के रवैये से अच्छे मूड में नहीं है। कोरोना पर घिरा चीन तो लगा दुनिया का ध्यान भटकाने। वहीं जानकारों की माने तो भारत के साथ चीन का ये विवाद प्रायोजित माना जा रहा है। दरअसल इस समय पूरी दुनिया में फैले कोरोना वायरस को लेकर चीन घिरा हुआ है और वो इस मुद्दे पर लोगों का ध्यान भटकाने के लिए भारत से उलझ रहा है और लगभग इसमें कामयाब होता भी दिख रहा है, क्योंकि जहां पहले अमेरिका चीन पर कोरोना वायरस को लेकर कार्रवाई की बात कर रहा था, वहीं अमेरिका अब दोनों देशों में मध्यस्थता की बात कर रहा है। G7 के लिए ट्रंप का मोदी को न्योता। हालांकि इन सब के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति ने चीन को इस बात का भी सबूत दे दिया है कि वो भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। इसका एक उदाहरण भारत को G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने का न्योता देना है। दरअसल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G7 में भारत सहित अन्य महत्वपूर्ण देशों को शामिल करने के लिए इसका विस्तार करने की इच्छा जताई है।
इस संदर्भ में उन्होंने अमेरिका में आयोजित होने वाले अगले G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता भेजा है। पहले से ज्यादा ताकतवर हुआ भारत। गौरतलब है कि मौजूदा समय में चीन और अमेरिका के रिश्ते खराब चल रहे हैं और दूसरी तरफ भारत और चीन में भी तनातनी जारी है। ऐसे में भारत अमेरिका की नजदीकियां चीन पर भारी पड़ती नजर आ रही हैं। हालांकि अगर 1962 के चीन भारत युद्ध को छोड़ दें तो भारत हर बार चीन पर हावी रहा है, चाहे वो 1967 का युद्ध हो या फिर डोकलाम विवाद। दोनों मोर्चों पर भारत का चीन पर दबदबा रहा और मौजूदा समय में भी चीन के दुश्मन देश भारत के पक्ष में खड़े हैं और भारत पहले से कई गुना ताकतवर है। न्यूज डेस्क स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में अब निसर्ग तूफान का खतरा टल चुका है। करीब 120 किलोमीटर की रफ्तार से मुंबई को खौफजदा करने वाले इस तूफान से कई स्थानों पर पेड़ गिरे। हालांकि किसी जानमाल के नुकसान की किसी तरह की कोई खबर नहीं है। एक रिपोर्ट देखिए। मौसम विभाग ने 3 और 4 पिछले 2 दिनों से निसर्ग तूफान को लेकर के बना खौफ अब खत्म हो चुका है। दरअसल चक्रवाती तूफान निसर्ग महाराष्ट्र के तटीय इलाकों से टकराया और कमजोर पड़ गया। अब तूफान का मुंबई के लिए खतरा लगभग खत्म हो चुका है। हालांकि मुंबई के ज्यादातर इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना अभी भी बनी हुई है, लेकिन हवाएं 50 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से नहीं चलेंगी। वहीं इससे पहले महाराष्ट्र में तेज हवाओं और बारिश के कारण कई स्थानों पर पेड़ टूट कर गिर गए। तूफान के मद्देनजर बांद्रा वर्ली सी लिंक पर ट्रैफिक की आवाजाही भी रोक दी गई। महाराष्ट्र में पहले से ही NDRF की टीमें तैनात कर दी गई थी। मुंबई, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी में तेज हवाओं के साथ बारिश जारी रही, जिसके चलते लोगों को घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी। वहीं बता दें कि चक्रवात से निपटने के लिए NDRF की 20 टीमें तैनात की गई हैं, जिसमें मुंबई में 8 टीमें, रायगढ़ में 5 टीमें, पालघर में 2 टीमें, ठाणे में 2 टीमें, रत्नागिरी में 2 टीमें और सिंधुदुर्ग में 1 टीम की तैनाती की गई। वहीं कुछ टीमों को स्टैंड बाय पर रखा गया था। बता दें कि 2 हफ्ते में देश को दूसरे समुद्री तूफान का सामना करना पड़ा। पहले अम्फान ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा में तबाही मचाई थी। 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आया तूफान। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक महाराष्ट्र के तटीय इलाकों से चक्रवाती तूफान करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराया, जिसके बाद मुंबई के ज्यादातर इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। तूफान के टकराने से पहले मौसम विभाग ने मुंबई में हाई टाइड के आने की आशंका भी जताई थी। घरों में रहने की हिदायत। वहीं महाराष्ट्र के तट से निसर्ग तूफान के टकराने के बाद रत्नागिरी इलाके में समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। चक्रवात निसर्ग के असर से उठी लहरें इतनी ऊंची थी कि समंदर किनारे बंधे जहाज भी हिलने लगे। फिलहाल तेज हवा और बारिश के बीच लोगों को घरों में रहने की ही हिदायत दी गई है और तटीय इलाकों में जाने से रोका गया है। मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में जिस तरह से चक्रवाती तूफान की आशंका जताई जा रही थी, ठीक उसी तरह से तय समय पर करीब 1:20 पर महाराष्ट्र के जो है रायगढ़ जिले में चक्रवाती तूफान टकराया। टकराने के बाद से ही लगातार तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश होने लगी। मुंबई के कई इलाकों में लगातार बारिश कल शाम से ही हो रही है, जिसके चलते कई जगह पेड़ गिरने की खबर आई और दूसरी तरफ कई जगह घर के जो है छपरे भी उड़ गए हैं। ऐसे में NDRF और मुंबई BMC की टीम लगातार राहत बचाव कार्य में लगी हुई है, लेकिन जिस तरह से मानसून विभाग ने यह भी कहा है कि करीब 3 घंटे तक इसी तरह से मुंबई के हालात रहेंगे। उसको देखते हुए कि NDRF और मुंबई की BMC टीम लगातार कर रही है, वहीं लगातार मुंबई की लोकल पुलिस, मुंबई पुलिस लगातार एहतियात बरत रही है और लोगों को आगाह करने में लगी है कि लोग अनावश्यक बाहर न जाए। हालांकि मुंबई का काफ़ी समझदार है,
लोग बाहर भी नहीं निकल रहे हैं, लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों का पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि करीब 3 से 4 दिन तक इसी तरह से माहौल और मौसम रहने वाले हैं, जो कि लगातार बारिश और तेज हवाएं चलती रहेंगी। कैमरा पर्सन अशोक गुर्जर के साथ मैं पत्रकार सोनी, एएनबी न्यूज, मुंबई। अम्फान तूफान के बाद अब निसर्ग तूफान ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है, लेकिन मुंबई को डराने वाले इस तूफान का मतलब क्या आप जानते हैं? और इसे किसने ये नाम दिया? अगर आपको नहीं मालूम तो ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना संकट के बीच पहले अम्फान और अब निसर्ग, लेकिन बहुत कम ही लोग इस तूफान के बारे में जानते हैं। दरअसल निसर्ग का अर्थ प्रकृति होता है और ये नाम बांग्लादेश ने दिया है। चक्रवातों के नाम वैज्ञानिकों और आपदा प्रबंधकों को उसकी पहचान करने, जागरूकता पैदा करने और लोगों के बीच व्यापक और प्रभावी तरीके से चेतावनी प्रसारित करने में मदद के लिए दिए जाते हैं। किसने दिया इसे ये नाम? निसर्ग का अर्थ होता है प्रकृति और ये नाम इसे बांग्लादेश ने दिया है। चक्रवातों के नाम वैज्ञानिकों और आपदा प्रबंधकों को उसकी पहचान करने, जागरूकता पैदा करने और लोगों के बीच व्यापक और प्रभावी तरीके से चेतावनी प्रसारित करने में मदद के लिए दिए जाते हैं। ऐसे तय होते हैं नाम। दरअसल बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उठने वाले चक्रवातों को नाम देने की शुरुआत साल 2000 में हुई थी और 2004 में इसके लिए एक फार्मूला मंजूर किया गया था। वर्ष 2000 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक आयोग के 27वें सत्र में इसको लेकर सहमति बनी थी। नाम देने के लिए गठित पैनल में इन दोनों सागर के किनारे बसे 13 देश शामिल हैं, जिसमें भारत, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन शामिल है। दरअसल भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अप्रैल 2020 में 160 नामों की सूची जारी की थी, जिसमें इन सभी 13 देशों के सुझाए नाम शामिल हैं। नई सूची में निसर्ग के अलावा अर्नब, आग, व्योम, अजर, प्रभंजन, तेज, गति, लुल्लू इत्यादि नाम शामिल हैं। नई सूची में पुरानी सूची से आखिरी नाम एम्फन को भी शामिल किया गया था, जिसे पिछले दिनों बंगाल के खाड़ी में उठे तूफान का नाम दिया गया। स्पेशल रिपोर्ट, एएनबी न्यूज। देश भर में पड़ोसी देश पाकिस्तान से आए घुसपैठियों ने किसानों की चिंता एक बार फिर से बढ़ा दी है और अब इस खतरे से किसानों के चेहरों पर चिंता की लकीरें खिंच गई। ये रिपोर्ट देखिए। एक तरफ जहां देश कोरोना संकट के बीच परेशानियों से दोचार हो रहा है, तो वहीं इस संकट के बीच भी देश के किसानों की समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दरअसल अब किसानों पर बाढ़ या फिर सूखे का खतरा नहीं, बल्कि टिड्डियों का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल पाकिस्तान से करोड़ों की संख्या में भारत पहुंचा टिड्डी दल किसानों के लिए सिरदर्दी बना हुआ है। राजस्थान में फसलों पर अटैक करने के बाद ये टिड्डी दल पंजाब के साथ ही अन्य प्रदेशों में भी पहुंच गया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान से लगते फाजिल्का जिले में टिड्डी दल के हमले का सबसे ज्यादा खतरा बना हुआ है, जिसके चलते यहाँ प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बता दें कि फाजिल्का में पहले भी टिड्डी दल अपना आतंक दिखा चुका है, लेकिन अब इससे निपटने के लिए विभिन्न टीमें तैनात की गई हैं। वहीं इस मामले में
फाजिल्का के डीसी अरविंदर पाल का कहना है कि सरकार ने उन्हें अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। यही नहीं, उन्होंने संबंधित विभागों के साथ ही बीएसएफ को भी अलर्ट मोड पर रहने को कहा है। हालांकि डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि उनकी तरफ से सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। टिड्डी दल ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ टिड्डी दल का हमला समय-समय पे हो सकता है। गौरतलब है कि पाकिस्तान से आया टिड्डी दल देश भर के किसानों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। ये टिड्डियां लाखों की तादाद में आती हैं और फसलों को चट करके चली जाती। हालांकि फाजिल्का जिला प्रशासन का कहना है कि उन्होंने सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं, लेकिन अगर तैयारियों में जरा सी भी चूक हुई तो ये टिड्डियां अपना काम करने में जरा सा भी परहेज नहीं करेंगी। फाजिल्का से सुनील नागपाल की रिपोर्ट, एएनबी न्यूज। पिछले 2.5 महीने से सभी प्राथमिक विद्यालय बंद होने से बच्चों को मिलने वाला मिड डे मील का भोजन भी बंद हो गया था, जिससे बच्चों को सरकार की ओर से मिलने वाले मिड डे मील का लाभ नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पिछले 2.5 महीनों के हिसाब से कन्वर्जन कास्ट अभिभावकों के खाते में डालने का ऐलान किया है, जिसके लिए सरकार ने सभी प्राथमिक विद्यालयों को बच्चों के अभिभावकों का ब्यौरा लेने का आदेश दिया है। यह रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्राथमिक और जूनियर विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए बड़ा कदम उठाया। दरअसल सरकार ने फैसला लिया कि लॉकडाउन की अवधि और गर्मी की छुट्टियों का मिड डे मील का अनाज और कन्वर्जन कास्ट बच्चों के घरों तक पहुंचा दिया जाएगा। प्राइमरी स्कूल के एक बच्चे को 76 दिन के लिए 374 रुपए और जूनियर में हर छात्र को 561 रुपए के कन्वर्जन कास्ट दिया जाएगा। दरअसल देश में कोरोना महामारी के चलते पिछले 25 मार्च से देश में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई। इसके बाद सभी दुकानें, मॉल, स्कूल, कॉलेज बंद कर दिए गए थे। इसके कारण बच्चे भी स्कूल नहीं जा पाए और स्कूल सूने पड़े थे। लेकिन उन्हीं विद्यालयों में बुधवार को चहल पहल साफ तौर पर नजर आई और स्कूल का पूरा स्टाफ एक साथ दिखाई दिया। हालांकि इस दौरान छोटे बच्चे तो नहीं पहुंचे, लेकिन उनके अभिभावक जरूर स्कूल में नजर आए। दरअसल पिछले 2.5 महीने से स्कूल बंद पड़े थे, जिसके कारण बच्चों को दिया जाने वाला मिड डे मील उन्हें नहीं दिया जा सका। इन बातों का ध्यान रखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नई गाइडलाइंस के तहत बच्चों के परिजनों को बुलाकर उनके खाते की डिटेल लाने के आदेश दिए हैं। साथ ही खाद्यान्न का जो भी कन्वर्जन कास्ट प्रति छात्र आता है, वो भी पिछले 2.5 महीने के हिसाब से ट्रांसफर करने का आदेश दे दिया। इसी कड़ी में बुधवार को अमेठी जनपद के तमाम प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय खुले, जहां अभिभावकों को बुलाकर उनका ब्यौरा लिया गया। वहीं इस मौके पर प्राथमिक विद्यालय के मुख्य अध्यापक रामचंद्र यादव ने बताया कि सरकार के दिशा निर्देशों के बाद ही विद्यालयों को खोला गया है और सभी छात्र छात्राओं के अभिभावकों को बुलाकर उनकी डिटेल ली गई, ताकि उनके खातों में पैसा जमा किया जा सके। विद्यालय खोलने का उद्देश्य यही था कि सरकार की मंशा के अनुरूप, क्योंकि जो बच्चे लॉकडाउन में विद्यालय बंद था, उन बच्चों को कन्वर्जन और एमडीएम राशन का गेहूं और चावल वो कोटेदार के यहाँ कन्वर्जन जो है उनके खाते में आएगा गार्जियन के, इसलिए उनको बुलाया गया। वही कार्य हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ सरकार की इस पहल का अभिभावकों ने भी स्वागत किया और उनका कहना है कि ऐसे पहल पहले किसी भी सरकार की ओर से नहीं की गई। प्रधानाध्यापक द्वारा हमें अवगत कराया गया है कि विद्यालय में जो मध्याह्न भोजन योजना चलती है तथा राशन मिलता है, वो बच्चों के अकाउंट में जाएगा। क्या कहते हैं सीधी भैया, ये जो हमारे प्रधानाचार्य गुरुजी हैं,
यहाँ हमारे 2 बच्चे पढ़ते हैं प्राथमिक विद्यालय पंडोरिया भाले सुल्तानपुरवा। तो यहाँ पर जो राशन वासन मिलता था तो उसका मतलब कि अब खाता में आएगा सुनते हैं, उसी हिसाब से मतलब बैंक पासबुक और आधार कार्ड बुलाए हैं लेकर के कि वही पैसा मतलब कि बैंक अकाउंट से मिलने वाला है। यहाँ पर प्रधानाचार्य द्वारा बुलाया गया है जो बच्चों के यहाँ पर खाना मिलता था दोपहर के लिए, तो प्रधानाचार्य जी बताए थे कि यहाँ पर खाता संख्या और आधार कार्ड लेकर आइए, जो खाना मिलता है वही जो है पैसा अकाउंट में आएगा। आपको बता दें कि प्रदेश के बेसिक स्कूलों में लगभग 1,80,00,000 बच्चे पढ़ते हैं। इस हिसाब से बच्चों के अभिभावकों के खाते में करीब 780 करोड़ रुपए की राशि डाली जाएगी। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा रेणुका कुमार ने ये शासनादेश जारी कर दिया। इसके मुताबिक प्राइमरी के बच्चों को 7.60 किलोग्राम और जूनियर के प्रति छात्र को 11.40 किलोग्राम राशन दिया जाएगा। मार्च से लॉकडाउन कर दिया गया था, सभी विद्यालय बंद कर दिए गए थे। वहीं आज विद्यालयों में चहल पहल देखने को मिल रही है। इस समय हम अमेठी जनपद के प्राथमिक विद्यालय भाले सुल्तान में हैं, जहां पर बच्चे तो नहीं हैं लेकिन उनके अभिभावक और स्कूल का जो स्टाफ है वो मौजूद है। ऐसे में चूंकि विद्यालय में उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजना MDM मध्याह्न भोजन को आच्छादित किया जा रहा था, ऐसे में बच्चे नहीं आ रहे थे, तो आज उन बच्चों को सरकार के निर्देश पर बच्चों के गार्जियन के खाते में उनके मद का पैसा उनके खाते में दिया जा रहा है। ऐसे में अभिभावकों को और उनके बच्चों को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बल मिल रहा है, जिससे सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को प्रभावी रूप से चलाया जा सकता है, चलाया जा रहा भी है। राजकुमार जायसवाल, ANB न्यूज, अमेठी। और इसी के साथ ही क्या बोलती दुनिया में इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ANB न्यूज। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਾ ਪੰਜਾਬ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਈ ਪਾਸ ਲੈਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ।